हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल Z01 पे। आज हम लोग क्लास सेवन का क्लास सेवन का पॉलिटिकल साइंस आज हम लोग लेकर के आए हैं। पहले इसका क्लास हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से जान लिया था कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें कितना अध्याय है। हम लोगों ने इसके अध्याय का जो वीडियो है उसका मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग इस क्लास का जितना भी इसमें अध्याय हम लोगों को पढ़ना है वो आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। इसमें इस क्लास में जो है हम लोग को मुख्यतः 9 अध्याय पढ़ने को मिलता है। तो चलिए, पहला इसमें जो अध्याय हम लोग का दिया गया था वो था कि समानता के बारे में, कि समानता क्या होता है। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि हम लोगों का जो समानता होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ एक टॉपिक दिया है कि क्या आपने अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंचती है? आपको उस समय कैसा लगता होगा? यानी कि आपको कभी ने किसी ने कोई आपको ऐसा बात कहा है कि जो आपके दिल को चोट पहुंचाया जाए। अगर बाय चांस को आपकी शिकायत वगैरह कोई करता हो, अगर पीठ पीछे अगर वो बात आपको पता चल जाएगा तो आपको इस बात से बहुत कष्ट होगा। इसी बात को जो इसमें बताया गया है कि कभी आपकी कोई गरिमा पर कोई ठेस पहुंचाया है, हाँ या ना? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहला है समानता। आखिर समानता है क्या, बताइए। समानता का मतलब हो जाता है हम लोगों के कि भारत में जो हम लोग का विभिन्न धर्म है, जाति है, लिंग है, अनेक प्रकार का चीज है। यहाँ पर हम लोग का भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें अनेक प्रकार की समानताएं जो है पाई जाती है। सभी धर्म को अपने अपनी समानता मानने का जो है पूरा हक है। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति जो समान है, चाहे वो किसी भी जाति, वंश, जन्म स्थान और इसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी को हम लोग समानता के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पे एक कहानी दिया गया है कि कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान जब व्यक्तियों को समान मानता है, इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे समान माने जाएंगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वो स्त्री है या पुरुष, किसी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो तो वो व्यक्ति समान माने जाएंगे। आगे कहता है कि लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्ति की समानता की सिद्धता को मान्य किया गया है। पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक लोगों के सामने तथा इसके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि पहले भारत में जो है किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं था। चाहे व्यक्ति जो है अपना हर काम मनमाने ढंग से करता था, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो क्यों न। जब से भारत कहें या फिर देश विदेश कहें, कि जब से भारत में हम लोगों का संविधान बना है तब से सभी व्यक्ति जो है संविधान के नियमों का पालन करते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान दिए हैं उनमें कुछ निम्नलिखित बातें हैं। यानी कि हम लोगों का जो भारतीय संविधान है उसमें मुख्यतः जो है 5 प्रकार का जो है प्रावधान दिया गया है। इसमें प्रथम प्रावधान है कि
कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति जो है वो समान है। कहने का इसका तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकर करने वाली महिलाएं सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होगा। यानी कि देश के चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे उसका आर्थिक स्थिति कमजोर हो या फिर उसका आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो, वो व्यक्ति कानून की दृष्टि से एक ही समान माने जाएंगे। इसमें अगला दूसरा प्रावधान है कि व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य इसका है कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वंश का हो या जन्म स्थान या स्त्री या पुरुष होने का भेद हो, उनके आधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि चाहे वो मुसर हो, डोम हो या कोई भी जाति हो, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी भी वंश से आते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रावधान इसमें दिया है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। यानी कि सभी व्यक्तियों को जो है कहीं पर भी जाने का पूरा आज़ादी है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर कहीं पर भी, किसी को भी इसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। चाहे देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, खेल के मैदान हो गया, होटल हो गया, दुकानें हो गया, बाजार, सभी आदि जो है सभी व्यक्ति सभी जगह पर जा सकते हैं। इसमें चौथा प्रावधान हम लोगों का है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि व्यक्ति को छुआछूत जो है वो नहीं करना चाहिए। ये भी हम लोगों का कानून के खिलाफ ही आता है और संविधान का ये भी प्रावधान चौथा में आता है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है। एक जो फिल्म है जो 1975 में बना है, दीवाल फिल्म, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक बालक जो है वो जूता पॉलिश कर रहा है और ये जो व्यक्ति है अपना जूता देते हैं और ये पॉलिश कर देता है, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, उसे सिक्का जो है फेंक कर देता है और फिर ये व्यक्ति जो है उसे सिक्का उठा कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति जो अमीर आदमी है इस बालक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बालक ने सिक्का जो है लेने से साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि ये जो भाई तुम जो सिक्का फेंके हो वो हमको उठा कर दो, इससे मेरे गरिमा को ठेस पहुंचता है। इसी बात को ये व्यक्ति ने सिक्का उठा कर दिया और कहा कि ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। ये देखिए ये व्यक्ति सिक्का उठाकर इसको दे रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का संसद भवन हो जाता है जहाँ पर कानून बनता है और यहीं से कानून बनकर पूरे भारत देश में निर्वाचन के द्वारा लागू किया जाता है। हमारे संसद स्वतंत्र का आधार संभव और हम अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। देखिए संसद भवन ये है। ठीक है। आगे है कि शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। यानी कि हमारा जो भारत सरकार है उसमें संविधान को दो तरीका से लागू किया गया है। पहला तरीका तो हो जाता है कानून के द्वारा और दूसरा तरीका जो हो जाता है योजनाओं को एवं कार्यों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। यानी कि भारत सरकार जो हम लोग का विभिन्न प्रकार का योजना लाते हैं उनके द्वारा भी व्यक्तियों को बहुत प्रकार का लाभ मिलता है। जैसे कि योजना हो गया, जनधन योजना हो गया, भूखमरी योजना एक बार चला था और विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो होती है, सतत विकास लक्ष्य होता है। इस प्रकार की योजना के द्वारा ही व्यक्तियों को अनेक प्रकार का लाभ मिलता है और कानून
की दृष्टि से भी व्यक्तियों को लाभ मिलता है। यानी कि ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया जाता है, पहला कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं के द्वारा। ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जो कि है सतत विकास लक्ष्य 2 यानी कि भुखमरी समाप्त करना। इस सतत विकास लक्ष्य 2 का कहना था कि इसका मतलब होता है कि शून्य भुखमरी, इसे हम लोग शून्य भुखमरी से के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य था कि 2030 तक भूख को समाप्त कर दिया जाएगा और खाद्य सुरक्षा, बेहतरीन पोषक तत्व और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति घर में किसी भी प्रकार का उनको कष्ट नहीं दिया जाएगा और वो भर पेट भोजन जो है खा सकते हैं। आगे है कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। यानी कि एक प्रकार की सरकार सॉरी एक इसमें और आ जाता है कि मध्याह्न भोजन, यानी कि हम लोगों को, आप लोगों ने बचपन में सरकारी स्कूल तो गए होंगे, वहाँ पर हम लोगों को दोपहर का खाना मिलता है। ये जो एक कहानी है इसमें दिया गया है कि यह कहानी तमिलनाडु का है, जिसमें कि एक बच्चा जो है वो भूखा पेट स्कूल आ गया था और वो क्या किया था, उनका भूखा पेट रहने के कारण वो बीमार पड़ गया था। तभी ने 2011 में जो है उच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ किया था। यानी कि मध्याह्न भोजन जो है वो सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन जो स्कूलों द्वारा मिला दिया जाता है, वो सबसे पहले हम लोगों का तमिलनाडु राज्य में स्थापित हुआ। फिर उच्च न्यायालय के द्वारा 2001 यानी कि 2001 में न्यायालय के सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर अंदर घोषित कर दिया गया था। इसी प्रकार का एक योजना भारत सरकार ने चलाई थी, जो कि इसका नाम हो जाएगा है मध्याह्न भोजन। हम लोगों का अगला टॉपिक है कि ये देखिए, ये जो है ये लेडीज है, ये बच्चों को खाना परोसते हुए ये चित्र दिखाया गया है। देखिए ये लोग खाना खा रहा है। ये चित्र हम लोगों का है उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है, उसका चित्र है। भारत सरकार ने ये जो योजना बनाई मध्याह्न भोजन, इससे हम लोगों को विभिन्न प्रकार का लाभ होता है। जैसे कि होता था क्या कि बच्चे जो है वो क्या करते थे, बिना खाए पिए वो स्कूल आ जाते थे, जिससे कि उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता था और उनको किसी भी काम में रुचि नहीं जगती थी। और वो क्या करते थे कि 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, वो क्या करते थे, उनको किसी प्रकार के काम में रुचि नहीं मिलती थी। इस मध्याह्न भोजन भोजन के द्वारा क्या हुआ कि सभी बच्चे एक जो है सभी बच्चे पहला तो स्कूल आने लगे। दूसरा क्या हुआ, उनको जब खाना मिलने लगा तो एक प्रकार का लोभ के रूप में भी आने लगे। होता था क्या कि पहले ज़माना में जो महिला थी वो घर चलाने के लिए दोपहर में, यानी कि घर चलाने के लिए कहीं न कहीं काम पर जाती थी। और बच्चे क्या होते थे, जब वो दोपहर में घर जाते थे तो महिला जो है अपना आधा अधूरा काम छोड़कर जो उनको बच्चों को खाना देना पड़ता था। इससे क्या होता था कि बच्चों को भी कष्ट होता था और महिला को भी कष्ट होता था कि किस प्रकार हो सके ज़्यादा टाइम लग जाए। और होता था क्या कि बच्चे जब घर जाते थे खाना खाने, फिर वापस ही नहीं आते थे। इससे
विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी और जब से ये मध्याह्न भोजन स्टार्ट हुआ क्या कि औरतों को भी बहुत संख्या में लाभ हुआ और बच्चे जो है भरपेट अपना भोजन कर पाते थे। इससे क्या होता था कि जातिगत यानी कि पूर्वाग्रह को भी दूर किया जाता था। जब जाहिर है जब भोजन बनेगा तो किसी न किसी को भोजन बनाने के लिए रखा जाएगा और जो निचला जाति के जो लोग होते हैं उन महिलाओं को भी काम पर रखा जाता था, जिससे कि उनको रोजगार का एक नया अवसर प्राप्त होता था। इससे भी जातिवादी को जो जातिगत जो बढ़ावा है उसको भी दूर किया जाता था और इससे समानता को भी दूर किया जा सकता है। आगे है कि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कभी कभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से बच्चे का स्कूल में प्रवेश और उसकी उपस्थिति तो बढ़ ही गई थी, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीरों के बच्चे अलग स्कूल में जाते हैं और गरीबे के बच्चे जो होते हैं वो अलग स्कूल में जाते हैं, इससे भी हम लोग का समानता में बहुत प्रकार का असमानता दिखाई पड़ता है। यानी कि बहुत बहुत प्रकार का इसमें भेदभाव हम लोगों का मुख्य रूप से दिखाई देता है। आगे है इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगा, आर्थिक स्थिति और महिलाओं के होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमजोर नहीं है। हर व्यक्ति समाजन व्यवहार अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिससे में व्यक्तियों और विभिन्न समाज को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा तात्पर्य है कि इसमें जो है सभी व्यक्तियों को जो है स्कूलों में एक ही दृष्टिकोण से दिखाया गया है। यानी कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, लेकिन वो अपना जातिगत ही बढ़ावा देता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि ब्राह्मण जो है पहले से ही ऊंचे जाति में आते हैं और ब्राह्मण का लड़का जो है पहले स्कूलों में पढ़ता था और जितनी प्रकार की निचली जाति होती थी वो क्या करती थी कि स्कूल में जा करके स्कूल तो जाते थे, लेकिन वो क्या होते थे स्कूल के बाहर ही उनको पढ़ना पड़ता था। ये देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर का ये एक फोटो है। उसने कुछ मुख्य बातें कही है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवन रहना, यानी कि इनका पूरा कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है कि व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बलपूर्वक और समानता बन सकता है। यानी कि व्यक्ति जो है जब तक लगातार प्रयास नहीं करेगा उनको सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात इसने कही है कि मनुष्य नाशवादी है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु वो यह कल्पना करना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतरीन बनाने में करेगा। कि साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिकार अभूषणीय और कुछ नहीं है। यानी कि व्यक्ति जो है एक न एक दिन व्यक्ति को अपना जीवन त्यागना ही होगा। इससे हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक सत्य है जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता और हर व्यक्ति को अपना कार्य करते रहना चाहिए समय पूर्वक। यही बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसी बात को कहा है। चलिए चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक हम लोग का यानी कि इसी में एक होता है कि समानता के अन्य मुद्दे, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार समानता के अन्य मुद्दे होते हैं। शायद आपने कभी सोचा होगा कि भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा जगह है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अमेरिका से लाए गए, वे आज अपने पूर्वज जीवन को मुख्य रूप से असमान मानते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होना और कानून भी उन्हें समान नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते हुए यानी कि 1950 में क्या हुआ था, 1950 के अंतिम दशक में क्या हुआ था कि अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1950 में। इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए आपको हम लिखा देते हैं, लिखिए। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसमें में एक कहानी है जो कि रोजा पार्क्स, यानी कि रोजा पार्क्स एक महिला व्यक्ति है जो कि अमेरिका में रहती है। वो क्या है कि 1 दिसंबर 1950 को दिन भर काम करके वो थके हुए बस में ट्रेवल करने के लिए जाती है और उस बस में बहुत सारे गोरे व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। जाहिर सी है महिला है वो, और उसको जो है एक सीट मिलना चाहिए क्योंकि वो थकी हुई आई। लेकिन यहाँ पर भेदभाव के कारण, क्योंकि वो महिला जो है काली थी, इसीलिए उनको किसी प्रकार का सीट नहीं दिया गया था। इससे भी उनमें एक समानता का व्यवहार होता है। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है इसमें। एक गोरे अफ्रीकी अमेरिकन से मना कर दिया। उस दिन से इनकार से अमेरिकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट मूवमेंट कहलाया है। यानी कि एक महिला जो है वो दिन भर अपना काम करके बस में रात को ट्रैवल करने के लिए आती है, लेकिन उसे सीट नहीं दिया जाता है। तो उस महिला ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, जो आंदोलन है नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि इसको इंग्लिश में सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। 1964 के अधिकार अधिनियम से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे के लिए सब स्कूल के दरवाजे खुल जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन के जितने बच्चे हैं और अन्य बच्चे हैं, उनको वही स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जो कि सभी बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाएगा। एक पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा। 1 दिसंबर 1955 को नागरिक अधिकार अधिनियम यानी कि सिविल राइट मूवमेंट को आरंभ किया गया था। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम लागू हुआ, यानी कि लिखिएगा 2 जुलाई 1964 को नागरिक अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ और 1 दिसंबर 1955 को नागरिक अधिकार अधिनियम आरंभ हुआ। यानी कि लागू जो है 2 जुलाई को हुआ और 1 दिसंबर को आरंभ हुआ। ठीक है, ये देखिए
ये महिला है थकी हुई और ये पुरुष है। इसी को जो है ये रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है जो कि दिन भर बस में ट्रैवल करके आती है और उनको किसी भी प्रकार का सीट नहीं मिलता है। तभी से इसने एक नागरिक अधिकार अधिनियम जो है वो लागू किया। चलिए आगे इसमें कुछ पॉइंट्स जो दिया गया है, हाँ आगे इसमें एक पॉइंट दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंश यानी कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। वही बात दिया गया कि भारत का संविधान जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म हो, जाति हो या फिर उसका लिंग हो या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी प्रकार का आधार भेद नहीं कर सकता। यानी इसमें एक समानता के बारे में बताया जा रहा है और कुछ नहीं, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। लोकतंत्र में एक चुनौती देखते हैं क्या है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से यह ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस पाठ में पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या व्यक्तियों की समानता और इसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं, हाँ या ना। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर लोकतांत्रिक भारत सच कहा जाए तो भारत अभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं है। पूछिए कैसे? हम बताते हैं कैसे। पहले क्या था? अंग्रेज आए, ठीक है। अभी क्या है? सोशल मीडिया का जमाना, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। नेटवर्क की दुनिया ने जो है हम लोगों को जकड़ कर रख लिया है। और होता है क्या कि नेटवर्क की दुनिया से जो बच्चे कभी भी अपने आप को सुरक्षा नहीं रख सकते हैं। इसका बस एक ही उपाय है, मोबाइल से दूर रहें, ठीक है। देखिए दोस्तों, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। मैंने इसको बहुत अच्छा से पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। 1 2 3 4 4 देखते आगे क्या है। 4 प्रश्न हम लोग इसका आगे का अध्याय में हम लोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ शब्दावली दिया गया, इसको आप लोग अवश्य ही जो है ना एकदम दिमाग में रट लीजिएगा। ये बहुत अच्छे वर्ड यहाँ पे दिए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। यह लोकतांत्रिक समाज का अस्तित्व यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति वयस्क 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक के आयु को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो 18 साल से अधिक हो या उसका उम्र 18 साल हो गया हो, यानी कि 18 एक मिनट, हाँ, कहने का अर्थ है कि उसका 18 प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं, यानी 17 नहीं होना चाहिए, 18 प्लस हो जाना चाहिए। वो व्यक्ति को वोट देने का जो है पूरा अधिकार है। आगे है गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने, यानी किसी प्रकार की व्यक्ति को कोई भी प्रकार का नीचा नहीं दिखाना, इसका अर्थ ये हुआ। आगे है संविधान। यह वह दस्तावेज है जिसके देश के जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिकारियों को निरूपित किया गया है।
यानी कि संविधान एक ऐसा चीज है जो कि जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिकार को निरूपित किया गया, यानी कि एक प्रकार का पुस्तक है। ठीक है, आगे है नागरिक अधिकार आंदोलन। यह आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में आरंभ हुआ और उसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्ल भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। यानी कि नागरिक अधिकार अधिनियम 1950 के दशक के अंतिम आरंभ में एक अफ्रीकी अमेरिकन ने यानी कि नस्ल भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक नियम चलाया गया था। चलिए दोस्तों, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि बच्चे पढ़े और उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, एक बार आपको चैप्टर का पूरा निचोड़ बता दे क्या। देखिए, इसमें भेदभाव के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना, कि भारत में किस प्रकार का भेदभाव होता है। लेकिन भेदभाव होने के साथ साथ हम लोगों का एक कानून भी है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। हर व्यक्ति कानून की दृष्टि से एक समान है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष हो, हर व्यक्ति समान है। ठीक है, और इसमें एक और उदाहरण दिया गया है कि एक दीवार फिल्म के बारे में बताया गया है जो कि ये व्यक्ति इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इसमें बताया गया है कि एक लड़का जो जूता पॉलिश करता है उसे फेंक कर पैसे दिया गया था। लड़का ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, फिर बाद में वह आदमी उसे खुद पैसा उठाता है। ये एक असमानता का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें आगे टॉपिक में क्या था कि यह एक संसद भवन है। ठीक है, इसमें कानून बनता है। आगे टॉपिक में बताया गया था कि हम लोग का एक मध्याह्न भोजन होता है। ठीक है, जो कि दोपहर में खिलाया जाता है। होता था क्या कि पहले ज़माना की औरत जो काम वगैरह थोड़ा बहुत करती है, आज भी औरत वगैरह काम जो करती है, पहले की माँ क्या होता था कि बच्चों को सवेरे उठती थी, उनका टिफ़िन वगैरह यानी कि काम के वजह से वो खाना नहीं बना पाती थी। इससे क्या होता था कि बच्चे जो है भूखे पेट स्कूल चले जाते थे और उनको भूखे पेट पढ़ने में मन नहीं लगता था। जिससे होता था क्या कि 1 बजे जब टिफ़िन होता था, वो क्या करते थे, बच्चे घर चले जाते थे और घर में ही रह जाते थे। और उसकी जो माँ है जो कहीं काम करती थी, वो भी बेचारी क्या होती, परेशान होकर के आ जाती थी कि चलो मेरा बच्चा आ गया है, उसके लिए खाना निकाल दिया जाए, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। तभी भारत सरकार ने एक योजना बनाई जो कि मध्याह्न भोजन है। वो क्या हुआ कि इससे बच्चों को जो पढ़ने में मन लगा, क्योंकि पेट जब भरा रहेगा तो बच्चों को भी पढ़ने में मन लगेगा। और होता था क्या कि इससे जो है बच्चे घर नहीं जाते थे और स्कूल में ही रहते थे और उनको मन लगता था। और बहुत सारे बच्चे क्या होते थे कि खाना के लोभ से भी बहुत बच्चे स्कूल पढ़ने आते थे। जाहिर सी है, स्कूल में अगर खाना बनेगा तो उनमें बनाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को रखना होगा। इससे क्या होता था कि विभिन्न प्रकार के लोगों को रोजगार का अवसर मिलता था, जिससे कि रोज मिलता था और हो सके कि वो महिला जिनको रोजगार मिलता हो वो किसी अन्य जाति से आती हो। इससे क्या होता था कि उनके जाति जो होता था इसका भी प्रभाव पड़ता था कि होता था क्या उसमें कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, उससे किसी प्रकार का उसमें प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति को खाना जो बनता था उस सभी व्यक्ति को खाना पड़ता था। वहाँ अनेक प्रकार के धर्म के बच्चे रहते, क्योंकि स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं माना गया है। यही एक इस बीच चैप्टर में बताया गया है। आगे बताया गया है इसमें कि एक अफ्रीकी अमेरिकन एक लेडी जो कि दिन भर बस में ट्रैवल करते हुए आती है और उसे क्या होता है, कोई व्यक्ति सीट नहीं देता है, उसे सीट देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। उसने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सिविल राइट मूवमेंट। वो 1 दिसंबर 1950 को हुआ था। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समानता अधिकार दिलाने के लिए उसने एक आंदोलन किया। ये 1 दिसंबर 1950 को आरंभ हुआ और 2 जुलाई 1964 को लागू हुआ। ठीक है, यही इस चैप्टर में पूरा बताया गया और समानता के बारे में।
देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला जो इसका टॉपिक होगा वो इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। शुभ रात्रि।